कोई कहता है आत्मा की आवाज़ को सुन, कोई कहता है अपने मन की मर्ज़ी पूरी कर। कोई कहता है आत्मा की आवाज़ को सुन, कोई कहता है अपने मन की मर्ज़ी पूरी कर। काश कोई तो समझे मेरी भी चेतना है, कोई तो कहे तू बस इंसानों सा व्यवहार कर, तू बस इंसानों सा व्यवहार कर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। आज जैसा कि आपने शब्दों को सुना, ये आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार, इन शब्दों की बात करता है एक मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ, और बहुत ही अच्छे शब्दों के अंदर मनोविज्ञान को परिभाषित करता है। आज अपन बात करेंगे शिक्षक भर्ती की कोई सी भी परीक्षा हो, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट है, चाहे ग्रेड सेकंड है, चाहे थर्ड ग्रेड है, हर एग्ज़ाम के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान जो है यह यूनिट निश्चित तौर पर शामिल होती है। और बहुत ही अच्छे, और जब इसको अच्छी तरह से पढ़ा गया होता है, कंसेप्ट को समझा गया होता है, तो बहुत ही आसानी से समझा जाने वाला ये टॉपिक रहता है। बहुत आसान, बस केवल समझ है वो अच्छी होनी चाहिए, और सोच है वो हमेशा जब एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठें तो पॉजिटिव होनी चाहिए। बस उसके बाद मनोविज्ञान है वो बहुत अच्छा साथ देती है। बात करते हैं आज मनोविज्ञान के अंदर ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड, तीनों के ही सिलेबस के अंदर, और फर्स्ट यूनिट है शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी। बहुत आसान शब्दों के अंदर और बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला शब्द है शिक्षा यानी एजुकेशन, और दूसरा शब्द है मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। दोनों शब्दों को अलग अलग अपन परिभाषित करेंगे, दोनों का अलग अलग अर्थ समझेंगे। जो यूनिट है उसके अंदर भी शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, इसकी परिभाषाएं, इसका किस प्रकार से क्या क्या उपयोग हैं, और शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर अलग अलग समय समय के ऊपर मनोवैज्ञानिकों का क्या क्या योगदान रहा है, उसके बारे में इस यूनिट के अंदर चर्चा की जानी है। एक एक करके सभी बिंदुओं की अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा शब्द की। देखिए, शिक्षा शब्द है, इसको अंग्रेजी में अपन सभी जानते हैं एजुकेशन शब्द से इसको लिखा जाता है, जाना जाता है। अब ये एजुकेशन शब्द है वो कहाँ से आया, यानी कि शिक्षा शब्द है वो कहाँ से आया, तो इसकी उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा से मानी जाती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, हर एक शब्द के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि एजुकेशन शब्द या शिक्षा शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। और लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है, तो वो शब्द है एजुकेटम। लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से और एजुकेशन की उत्पत्ति हुई। अब एजुकेटम शब्द जो है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, ई और ड्यूको। एजुकेटम को ई और ड्यूको, इनके अंदर डिवाइड किया जाता है। ई का मतलब है अंदर, और ड्यूको का मतलब है बाहर लाना। यानी किसी भी व्यक्ति या किसी भी बालक के अंदर छुपी हुई जितनी भी क्षमताएं हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी क्षमताएं होती हैं, अपनी योग्यताएं होती हैं, केवल ज़रूरत होती है तो उनको तराश कर बाहर लाने की होती है। तो अंदर छुपी हुई अंतर्निहित जो भी क्षमताएं होती हैं उनको बाहर लाना, यानी प्रत्यक्ष रूप देना, यानी कि व्यवहार में लाना, यही क्या है, शिक्षा है। शिक्षा का अगर देखा जाए, वास्तविक अर्थ देखा जाए, वास्तविक संदर्भ देखा जाए, ज़रूरत देखी जाए, तो वही है कि शिक्षा है वो बालक को या व्यक्ति को अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार करे। अर्थात यानी शिक्षा के अर्थ को अगर अपन देखें तो क्या निकल कर के आता है इस एजुकेटम शब्द से, कि व्यक्ति या बालक की आंतरिक क्षमताएं या अंतर्निहित क्षमताएं हैं, उनको बाहर लाने की या प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित करने की प्रक्रिया है, वही क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। तो बहुत ही आसान सी बात है, अपन यही करते हैं। शिक्षक का यही मूल कर्तव्य होता है कि जो बालक है उस बालक के अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं, कौन कौन सी उसकी योग्यताएं हैं, उस योग्यता अनुरूप बालक को शिक्षा दे और उसके व्यवहार में परिवर्तन लाए। चलिए बात करते हैं आगे अपन शिक्षा की परिभाषाएं। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान है, उसको दो खंडों में अपन ने बांटा है, शिक्षा और मनोविज्ञान। पहले अपन चर्चा कर रहे हैं शिक्षा की। तो जिस प्रकार का अपन ने ई और ड्यूको उन शब्दों से देखा, उसी के अनुरूप और ये चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं अपने को। कॉलसेनिक सबसे पहले क्या कहते हैं, कॉलसेनिक एक मनोवैज्ञानिक जो कहते हैं कि शिक्षा है वो मानव की जन्मजात शक्तियों
देखिए परिभाषाएं हैं वो ऐसे याद नहीं रहती हैं। परिभाषाओं को याद करने के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को अपने को पकड़ना होता है और उसी के हिसाब से और अपन परिभाषाएं हैं वो अच्छी तरह से और बहुत ही आसानी से याद कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बात आती है कॉलसैनिक, ये क्या करते हैं, जन्मजात शक्तियों और योग्यताओं की बात करते हैं। यानी शिक्षा है वो मानव या बालक की बात करें अपन, उसकी जन्मजात शक्तियों तथा योग्यताओं को विकसित करती है। तो इन दोनों शब्दों को अपने को पकड़ना है। कॉलसैनिक जहाँ भी आता है शिक्षा की बात करता है, तो जन्मजात शक्तियों और उसकी योग्यताएं हैं उनको विकसित करने का कार्य कौन करती है, शिक्षा करती है। तो इन दो कीवर्ड्स को पकड़ें अपन। उसके बाद में फ्रेंडसन, देखिए फ्रेंडसन क्या कहता है कि आधुनिक शिक्षा, वर्तमान में जो शिक्षा है उसका संबंध क्या है, उसका संबंध व्यक्ति एवं समाज दोनों के कल्याण से है। व्यक्ति और समाज दोनों का जो कल्याण करती है वही चीज़ क्या है, आधुनिक एजुकेशन है, मॉडर्न जो एजुकेशन है। तो देखिए अपन इसको पकड़ेंगे आराम से। फ्रेंडसन, फ्रेंड अपन कहाँ बनाते हैं, अपने समाज में बनाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को पकड़ेंगे। फ्रेंडसन है वो क्या करता है, व्यक्ति एवं समाज उन दोनों के कल्याण की बात करता है। जब समाज के अंदर किसी व्यक्ति के फ्रेंड होंगे तो उसका कल्याण है वो निश्चित है। तो देखिए इस चीज़ को अच्छी तरह से आसानी से पकड़ जाएंगे अपन। व्यक्ति एवं समाज दोनों के कल्याण की बात कौन करता है, फ्रेंडसन करता है। तो परिभाषा आसानी से याद हो जाएगी। उसके बाद में आते हैं प्लेटो। तो देखो अरस्तु, प्लेटो ये तो दार्शनिक हैं और दार्शनिक बातें करेंगे। क्या बातें करते हैं, देखो क्या कहता है प्लेटो, क्या कहता है एजुकेशन के संबंध में, यानी कि शिक्षा को किस प्रकार से परिभाषित करता है। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक, ठीक है, यानी उसके बौद्धिक स्तर को, आईक्यू लेवल को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा है वो अपने पास में हथियार है, वो साधन है जिसके द्वारा मानसिक एवं बौद्धिक विकास जो है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, शिक्षा होती है। अब जब मानसिक एवं बौद्धिक विकास होगा तो बालक है वो अपने पोषण के ऊपर ध्यान देगा और उसका शारीरिक विकास है वो भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो देखिए प्लेटो किसकी बात करता है, शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास की प्रक्रिया किसको बताता है, शिक्षा को बताता है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है अरस्तु की। तो अरस्तु सभी ने सुन रखा है अपन ने कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क है उसका निवास होता है। तो बस वही बात कौन करते हैं, अरस्तु करते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है और ये कार्य कौन करेगा, शिक्षा करेगी। यानी किसी का भी शरीर है वो स्वस्थ है, अब उसके बाद में अगर उसको एजुकेशन अच्छी मिल जाए तो उसके अंदर एक अच्छे मस्तिष्क का विकास होगा, अर्थात उसके विचार अच्छे होंगे, उसका व्यवहार है वो क्या होगा, अच्छा होगा। तो देखिए इन दोनों शब्दों को पकड़ेंगे अपन, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, ये बात कौन करते हैं, अरस्तु करते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन स्पेंसर की। तो स्पेंसर हैं वो शुरू में ही जिस प्रकार से अपन ने कॉलसैनिक वाली बात करी थी, ठीक है, उसी की तरह से अंतर्निहित शक्तियों की बात करते हैं। अंतर्निहित शक्तियाँ तथा बाह्य जगत यानी पूरा जो संसार है उसके आसपास का जो वातावरण है, समाज है, उसमें समन्वय यानी कम्युनिकेशन अच्छा हो, ये करना कौन सिखाती है, शिक्षा सिखाती है। तो स्पेंसर क्या कहते हैं कि किसी भी बालक या किसी भी मानव में अंतर्निहित शक्तियों यानी आंतरिक क्षमताओं तथा बाह्य जगत में समन्वय स्थापित करना ही क्या है, शिक्षा है। तो इस प्रकार से अलग अलग से शिक्षा की परिभाषाएं हैं वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने समय समय के ऊपर दी हैं, बहुत ही आसान सी। बस अगर अपन परिभाषाओं को रटने बैठ गए तो याद नहीं होंगी, केवल अपने को कीवर्ड्स याद करने हैं। जब अपन परिभाषाएं याद कर रहे हैं तो पूरी परिभाषा पढ़ ली, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं अपन, केवल जो कीवर्ड्स हैं उनको ध्यान में रखें। और जब रिवीजन मार रहे हैं तो केवल कीवर्ड, जैसे कॉलसैनिक आते ही कॉलसैनिक वर्ड सामने आता है, जन्मजात शक्ति, योग्यता। फ्रेंडसन याद आता है, व्यक्ति के समाज में फ्रेंड बनने पर कल्याण। बस इस प्रकार से अपने को याद करना है। प्लेटो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास, ये कौन बताती है, शिक्षा करती है। अरस्तु स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, ऐसे कीवर्ड पकड़ते जाएं। स्पेंसर अंतर्निहित शक्तियों द्वारा बाह्य जगत के साथ समन्वय करना कौन सिखाती है, शिक्षा सिखाती है। इसके बाद बात करते हैं अपन शिक्षा की प्रकृति की, नेचर क्या है एजुकेशन की। तो देखिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके बारे में भी, शिक्षा की प्रकृति के बारे में भी, हालांकि प्रकृति है वो केवल यहाँ अपन इस टॉपिक में जो प्रकृति पढ़ रहे हैं वही नहीं, जबकि ऊपर अपन परिभाषाएं पढ़ कर के आ रहे हैं, उससे भी अपने को किसका पता चलता है, एजुकेशन की नेचर का पता चलता है। एजुकेशन समाज में समन्वय करना सिखाती है, एजुकेशन मस्तिष्क का विकास करती है, एजुकेशन है वो बाह्य जगत के साथ समन्वय करना सिखाती है। तो ये क्या है, ये नेचर ही है सब कि एजुकेशन है वो क्या करती है, एजुकेशन की क्या प्रकृति है, क्या विशेषताएं हैं, ये सब। चलिए बात करते हैं अपन
एडम्स जो हैं वो क्या करते हैं, शिक्षा को एक द्विध्रुवीय यानी कि बाइपोलर प्रोसेस बताते हैं। बाइपोलर प्रोसेस क्या है कि शिक्षा जो है उस कार्य के अंदर एक शिक्षक और दूसरे शिक्षार्थी, उनके बीच में पूरा का पूरा कम्युनिकेशन चलता है। एडम्स के अनुसार क्या है, शिक्षक और शिक्षार्थी उनके बीच में चलने वाली जो एक प्रक्रिया, एक संवाद, वही क्या है, शिक्षा है। एडम्स के अनुसार उनके बीच में चर्चा का विषय है, वो अपनी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षक और शिक्षार्थी स्वयं ढूंढ लेते हैं। ये बात कौन करते हैं, एडम्स करते हैं। तो बाइपोलर यानी कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने बताया, एडम्स ने बताया, अर्थात शिक्षक और शिक्षार्थी इनके बीच चलने वाली एक प्रक्रिया बताई शिक्षा को एडम्स ने। उसके बाद में जो मनोवैज्ञानिक हैं जॉन डीवी, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि शिक्षा है वो एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में संवाद चलता है, लेकिन यह संवाद है वो किसको लेकर होता है, निश्चित पाठ्यक्रम को लेकर होता है, निश्चित सिलेबस को लेकर के होता है, निश्चित टॉपिक को लेकर के होता है। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम जो है ये मूल रूप से एक तीसरा जो पोल है, तीसरा ध्रुव है, वो यहाँ पर जुड़ता है। तो देखिए ध्यान में रखेंगे, एडम्स के अनुसार द्विध्रुवीय शिक्षक और शिक्षार्थी, और जॉन डीवी के अनुसार त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है शिक्षा, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी उनके बीच में जो भी संवाद होता है, जो भी अंतःक्रिया होती है, वो पाठ्यक्रम को लेकर होती है। अर्थात इन तीनों के बीच में चलने वाली जो इंटर प्रोसेस है वही क्या है, शिक्षा है, जॉन डीवी के अनुसार। इसके बाद में ये बात हुई अपनी एजुकेशन की यानी शिक्षा की। तो शिक्षा शब्द जो है वो कहाँ से निकल करके आया है, लैटिन भाषा से, एजुकेटम शब्द से, ई प्लस ड्यूको अंदर की योग्यताएं बाहर निकालना, और उसके बाद में अलग अलग वैज्ञानिकों की परिभाषाएं, कोलसेनिक की परिभाषा अपन ने देखी है, और अलग अलग साइंटिस्ट हैं उनकी परिभाषाएं अपन ने देखी हैं। उसके बाद शिक्षा की प्रकृति है, जिसके अंदर एडम्स द्विध्रुवीय, जॉन डीवी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताता है। अब अपन बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शब्द में, शिक्षा के बाद मनोविज्ञान शब्द है उसका अपन विश्लेषण करते हैं। तो देखिए मनोविज्ञान जो शब्द है, मनोविज्ञान शब्द ये देखिए किस प्रकार से, मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, साइकोलॉजी, ये सभी जानते हैं साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी शब्द या मनोविज्ञान शब्द की अगर अपन बात करें तो यह शब्द सर्वप्रथम रुडोल्फ गोएकले के द्वारा प्रयुक्त किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया, तो रुडोल्फ गोएकले नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले ये शब्द है वो काम में लिया गया। और कहाँ ये शब्द यूज किया गया था, तो रुडोल्फ गोएकले की ही एक पुस्तक साइकोलॉजिया। ठीक है, तो याद रह जाएगा आराम से कि साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले रुडोल्फ गोएकले ने, अब पुस्तक ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, साइकोलॉजी से साइकोलॉजिया। ठीक है, तो इस पुस्तक के अंदर इस शब्द को इन्होंने रुडोल्फ गोएकले ने प्रयोग में लिया था सबसे पहले। अब ये जो साइकोलॉजी शब्द है ये कहाँ से निकल करके आया है, तो ये ग्रीक भाषा से। ठीक है, ध्यान में रखना है, एजुकेशन का एजुकेटम शब्द लैटिन भाषा से, साइकोलॉजी का ये मनोविज्ञान का साइकोलॉजी इंग्लिश शब्द है वो कहाँ से निकल करके आया है, तो ग्रीक भाषा से। और ग्रीक भाषा में यदि इसका अपन ब्रेक करते हैं, इसको तोड़ते हैं टुकड़ों में, तो साइकी प्लस लोगोस। ठीक है, साइकी और लोगोस। साइकी का शाब्दिक अर्थ है वो समय समय के ऊपर बदलता रहा है। साइकी शब्द जो है उसका समय समय के ऊपर अर्थ बदलता रहा। जिस प्रकार से मनोविज्ञान ने एक स्वतंत्र विषय में, पहले ये दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था, उसके बाद में एक स्वतंत्र विषय के रूप में अपनी पहचान स्थापित की, तो एक दर्शन शास्त्र के विषय से लेकर के स्वतंत्र विषय तक की यात्रा जो मनोविज्ञान ने तय की है, उसके दौरान साइकी शब्द जो है उसके अर्थ बदलते रहे हैं। सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी के अंदर जो अर्थ निकाला गया था वो अर्थ क्या था, साइकी शब्द का अर्थ था आत्मा से यानी कि सोल से। ठीक है, और लोगोस शब्द का जो अर्थ लिया गया ग्रीक भाषा के इस शब्द का अर्थ, वो अध्ययन यानी कि स्टडी से लिया गया, अर्थात आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल, यही क्या कहलाई, मनोविज्ञान कहलाई, यानी कि साइकोलॉजी कहलाई। ठीक है, तो देखिए क्या बात होती है कि प्रारंभ में जो मनोविज्ञान है, बात मनोविज्ञान की ही हो रही है, तो मनोविज्ञान प्रारंभ में क्या था, दर्शन शास्त्र का एक शाखा थी, एक विषय था जिसको मानसिक दर्शन शास्त्र के रूप में जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद में धीरे धीरे वर्तमान समय के अंदर ये विकसित होते होते वो साइकी शब्द का अर्थ आत्मा से अलग अलग, जैसा कि शुरू में मैंने अपने शब्दों के अंदर इस परिभाषा को पिरोने का प्रयास किया था, सर्वप्रथम आत्मा, उसके बाद में मन, मन के बाद में चेतना, और चेतना के बाद में व्यवहार। तो वर्तमान समय के अंदर जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्थापित है, और एक स्वतंत्र विषय के रूप में मनोविज्ञान है
वो पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, जाना जाता है, उसकी अपनी महत्ता है। अब अपन बात करते हैं मनोविज्ञान के अर्थ और स्वरूप समय के साथ निम्न प्रकार विकसित हुए, यानी इसने वक्त के साथ, समय के साथ साथ अपनी यात्रा की और अलग अलग इस साइकी शब्द के अर्थ बदलते गए, लोगोस को वही अध्ययन रहा। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले साइकोलॉजी है वो किस प्रकार से विकसित होती हुई दर्शन शास्त्र से आगे निकलती हुई आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन के रूप में स्वीकार की गई। सबसे पहले तो स्टडी ऑफ सोल, ये बात कब मानी गई? 16वीं शताब्दी के अंदर यह बात है वो अस्तित्व में थी। और आत्मा का विज्ञान बताने वाले या आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान को बताने वाले जो समर्थक थे उनके अंदर थे प्लेटो, अरस्तु और देकार्ते। ये दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर ही, क्योंकि दर्शन शास्त्र का ही विषय था शुरू में, ठीक है, तो उसी को आधार मानते हुए प्लेटो, अरस्तु, देकार्ते ये जो दार्शनिक हैं वो इसे आत्मा का विज्ञान मानते थे। अपन पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी पढ़ते हैं, फिलोसॉफी के अंदर भी पढ़ते हैं प्लेटो, अरस्तु और देकार्ते, तो आराम से याद रह जाएगा कि ये फिलोसॉफी ही थी पहले। तो फिलोसॉफी से आगे बढ़ते हुए 16वीं शताब्दी के अंदर और ये क्या माना गया? आत्मा का विज्ञान है या आत्मा का अध्ययन माना गया। अब चूंकि आत्मा क्या है किसी ने नहीं देखा, अपन कहते हैं कि आत्मा की आवाज़ सुनो, कभी गलत नहीं होगी, लेकिन क्या गलत होगा, क्या सही होगा, इसके पीछे आत्मा, सोल, इसको पहचान, इसके भौतिक स्वरूप के रूप में इसको कोई नहीं देख पाया, इसकी कोई व्याख्या नहीं कर पाया। इसलिए आत्मा का जो अस्पष्ट स्वरूप होने के कारण और इसकी व्याख्या है वो स्पष्ट रूप से नहीं हो पाई, इसलिए जो आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की जो पहचान थी वो धीरे धीरे क्या हो गई? अस्वीकार हो गई, अमान्य हो गई। चलिए बात करते हैं अपन आगे की। तो आत्मा के विज्ञान के बाद में सफ़र हुआ और इस सफ़र के अंदर क्या रहा? जो मनोविज्ञान थी वो मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में जानी जाने लगी, अर्थात साइंस ऑफ ए माइंड, ठीक है। तो इसके रूप में यह पहचानी गई। 17वीं शताब्दी के अंदर मूल रूप से ये इसी रूप में यानी कि मन के विज्ञान के रूप में जाना गया। 17वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी के अंत तक यही प्रोसेस चला। अब इस मन के विज्ञान के रूप में जो मुख्य समर्थक थे वो इटली के एक दार्शनिक पाम्पोनोजी, ठीक है। तो ये पाम्पोनोजी जो हैं वो मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, क्योंकि आत्मा के विज्ञान के रूप में मानने वाले दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु, देकार्ते। अब अपने को याद में रखना है पीएम, ठीक है। पीएम पाम्पोनोजी किसके रूप में स्वीकार करते हैं? मन के विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से यूँ कुछ कीवर्ड्स आप अपने हिसाब से कोई और नया कीवर्ड सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने को क्या रहना चाहिए, जो मटेरियल है वो याद रहना चाहिए, एग्जाम हॉल के अंदर अपने को कंफ्यूज नहीं करे। ऐसे कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो अपने को अपने मन में, अपने दिमाग में सेट करने होंगे, ठीक है। अब चूंकि आत्मा से थोड़ा सा अलग हट करके, लेकिन वही बात, मन तो चंचल है, मन तो समय समय पर बदलता रहता है, उसका भी एक निश्चित स्वरूप क्या है इसको अपन स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, यह भी क्या है? अस्पष्ट है। अतः अंततः यह परिभाषा भी क्या कर दी गई? अस्वीकार कर दी गई। अब मन के बाद में क्या है? चेतना की बात आती है, ठीक है। कॉन्शियस क्या है? तो देखिए 19वीं शताब्दी के अंदर बात करी थी अपने, 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान, उसके बाद में 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर मन का विज्ञान, और उसके बाद में 19वीं शताब्दी के अंदर यह निकल करके आता है, उभर करके आता है चेतना के विज्ञान के रूप में, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो यह है 19वीं शताब्दी के अंदर ये बात करते हैं। अब चेतना के विज्ञान के रूप में जो बात करी जाती है उसके जो प्रबल समर्थक हैं वह हैं विलियम वुंट, जेम्स शली और विलियम वुंट के ही जो शिष्य रहे हैं टिचनर, ठीक है। तो ये किसकी बात करते हैं? चेतना की बात करते हैं, यानी जो मनोविज्ञान है उसको चेतना के विज्ञान के रूप में बताते हैं। इनके अनुसार मनोविज्ञान है वो मनुष्य में चेतन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में किसकी स्टडी की जाती है? चेतन क्रियाओं की, यानी कि मनुष्य है वो सचेत रहते हुए अपने मन में या अपने दिमाग में कुछ सोच करके, अपने मस्तिष्क में सोच कर, चिंतन करके, चेतन करके, और फिर क्या करता है? कुछ क्रियाएं हैं उनको अंजाम देता है। लेकिन इसके भी आलोचक, बहुत बड़े आलोचक और बड़े मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड हैं, वो क्या कहते हैं कि जब व्यक्ति व्यवहार करता है तो हर समय वो चेतन या सोच समझ करके नहीं, जबकि अपने अचेतन मन के अंदर जो कुछ दबी हुई इच्छाएं हैं उनके अकॉर्डिंग भी वो क्या करता है? अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि व्यवहार के अंदर जो चेतन मन का योगदान है वो तो 1/10 ही है, यानी कि 10% ही है, ठीक है। शेष जो बाकी भाग है वो तो अचेतन मन होता है। 9/10 भाग जो है, यानी कि 90% भाग है, वो तो अचेतन मन का होता है। तो जब अचेतन मन है उसका 90% यहाँ पर योगदान है,
तो फिर जो व्यवहार होता है मनुष्य का, वो केवल चेतन मन के ऊपर डिपेंड कैसे हो सकता है? यानी कि मनोविज्ञान है वो चेतना के ऊपर डिपेंड कैसे कर सकती है? तो इस प्रकार से चेतना जो थी उसके ऊपर विज्ञान को माना गया आधारित। ये बात भी धीरे धीरे क्या हो गई? अस्वीकार हो गई। इसके बाद में धीरे धीरे व्यवहार ने मनोविज्ञान के अंदर अपना स्थान बनाया, अर्थात मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान है वो माना गया। साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, यहाँ पर व्यवहार के लिए तो बिहेवियर वर्ड ही यूज होगा, लेकिन चूंकि जब व्यक्ति व्यवहार करता है तो व्यवहार के अंदर उसके अनुभव भी झलकते हैं, एक्सपीरियंस भी झलकते हैं। तो इसको अपन अनुभव और व्यवहार, आगे अपन डेफिनेशंस में देखेंगे भी, जगह जगह व्यवहार और अनुभव है वो शब्द यूज होंगे। तो अंत में मनोविज्ञान को क्या माना गया? व्यवहार का विज्ञान माना गया, अर्थात बिहेवियर और एक्सपीरियंस है उसका विज्ञान इसको माना गया। और यह जो कंसेप्ट था वो 20वीं शताब्दी के अंदर था, और उसके बाद में वर्तमान के अंदर भी जो मनोविज्ञान है उसने व्यवहार की जो विधियां हैं, व्यवहार का जो प्रोसेस है उसी को अपना रखा है। इस बात के जो समर्थक रहे हैं, इस बात को मानने वाले रहे हैं, उनके अंदर मैकडूगल, पील्सबरी, ये पै लिखा हुआ है, पील्सबरी है, ठीक है ना, पील्सबरी और वाटसन। वाटसन है वो तो व्यवहार के ऊपर बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। 1913 के अंदर व्यवहार है उसको प्रचलित करने का, बढ़ाने का कार्य करते हैं। हालांकि व्यवहार शब्द है उसको सबसे पहले अस्तित्व में लाने का कार्य है वो मैकडूगल ने किया था, लेकिन उसके ऊपर विस्तृत कार्य करना जो था, कार्य किया और इसको जो प्रचलित किया वो काम किसने किया? वाटसन ने किया। चलिए बात करते हैं अपन कि मनोविज्ञान है वो किस प्रकार से आगे सफ़र करती है। देखिए, विलियम मैकडूगल हैं, उन्होंने 1905 के अंदर और मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए क्या कहा कि मनोविज्ञान को सजीव प्राणियों के व्यवहार यानी आचरण के सकारात्मक या धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। अर्थात विलियम मैकडूगल क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान है वो सजीव प्राणियों के व्यवहार के सकारात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात यह एक पॉजिटिव बिहेवियर है, पॉजिटिव आचरण है सभी सजीव प्राणियों का। तो यहाँ पर अपने को कौन से कीवर्ड ध्यान में रखने हैं? मुख्य रूप से यहाँ पर अपने को यह देखना है कि मैकडूगल 1905 के अंदर सबसे पहले बात करते हैं व्यवहार के सकारात्मक या धनात्मक विज्ञान की। ठीक है, व्यवहार के सकारात्मक या धनात्मक विज्ञान की बात कौन करते हैं? विलियम मैकडूगल करते हैं। इसके बाद में मैकडूगल ने ही 1908 के अंदर एक अपनी पुस्तक थी सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय, सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय। इस पुस्तक के अंदर और व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने ही किया था। कब? 1908 में। ठीक है, इसके बाद में बात आती है, तो यही तो बात है, यहाँ पर विलियम मैकडूगल हैं वही व्यवहारवाद के समर्थक हैं। तो सबसे पहले ये जो परिभाषा और जो व्यवहार शब्द है वो भी किसके द्वारा? मैकडूगल के द्वारा। तो इस प्रकार से एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करते हुए अपन याद करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान जो हैं उसकी परिभाषाएँ। तो पील्सबरी क्या कहते हैं? 1911 के अंदर एक पुस्तक लिखते हैं मनोविज्ञान के मूल तत्व, एसेंशियल्स ऑफ साइकोलॉजी, यह पुस्तक लिखते हैं। और पुस्तक के अंदर क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा या सर्वमान्य परिभाषा जो है, या एक संतुष्टिजनक जो परिभाषा है, संतोषप्रद परिभाषा है, वो मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में दी जा सकती है। पील्सबरी क्या बात करते हैं? मानव व्यवहार के विज्ञान। ठीक है, तो ये कीवर्ड सर्वोत्तम परिभाषा, ये वर्ड मिलते हैं ऐसे कैसे? सर्वोत्तम या संतोषजनक परिभाषा, ये जो शब्द मिलता है इस मनोविज्ञान के संदर्भ में वो पील्सबरी के रूप में ही, पील्सबरी के द्वारा दी गई परिभाषाओं के अंदर ही मिलता है। तो मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषा दी जाती है। ये कीवर्ड्स अपन ध्यान में रखें। इसके बाद में बात करते हैं तो वाटसन क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। अब देखो ये कीवर्ड्स ध्यान में रखने अपने को, वाटसन व्यवहार का शुद्ध विज्ञान या निश्चित विज्ञान। इसके बाद में स्किनर आते हैं। स्किनर क्या करते हैं? देखो, व्यवहार और अनुभव, ये दो शब्द ध्यान में रखने हैं। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। जैसे कि अपन ने शुरू में देखा जो व्यवहारवाद के अंदर यानी कि व्यवहार के रूप में जब मनोविज्ञान को अपनाया गया तो उसी के अंदर अपन ने देखा था, ये चीज़ सामने आई कि जो वाटसन हैं वो तो शुद्ध विज्ञान मानते ही हैं, और उसके बाद में अपन जब बात करते हैं तो क्या होता है? व्यवहार और अनुभव का विज्ञान। तो स्टडी या साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, ये बात अपन ने करी थी। तो ये बात है वो स्किनर की परिभाषा के अंदर देखो यहाँ पर देखने को मिलती है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का क्या है? विज्ञान है। इसके बाद में
वुडवर्थ की बहुत प्रचलित परिभाषा है, वुडवर्थ के द्वारा दी गई। और जैसा मैंने शुरू में जब ये वीडियो स्टार्ट किया था, क्लास स्टार्ट करी थी, उसी समय जो अपने शब्दों के अंदर जिन शब्दों को पिरोया था, जिन बातों को पिरोया था, वो यही थी कि सबसे पहले वुडवर्थ क्या कहते हैं, वुडवर्थ की जानी मानी परिभाषा कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। यानी अपन ने अभी 4 तरह से अलग अलग जो मनोविज्ञान की यात्रा पढ़ी, दर्शन शास्त्र से लेकर के और व्यवहार के विज्ञान के रूप में ये स्थापित हुआ, तो उसमें ये 4 अलग अलग कंसेप्ट देखे अपने। सबसे पहले आत्मा के रूप में दार्शनिक थे अरस्तु, प्लेटो, देकार्ते के द्वारा, उनके द्वारा स्वीकार किया गया। उसके बाद में मन, तो मन पोम्पोनोजी वाला था। उसके बाद में चेतना, मैकडुगल, पिल्सबरी ये और टिचनर ये थे। और एट लास्ट व्यवहार के रूप में। ठीक है, तो देखो क्या होता है यहाँ पर, वुडवर्थ क्या कहते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, यानी उस स्वरूप को छोड़ दिया, अमान्य हो गया वो। फिर मन का त्याग किया, उसके पश्चात चेतना का त्याग किया, और उसके बाद में अब व्यवहार को अपनाए हुए है, अर्थात वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप के रूप में और मनोविज्ञान है वो क्या है, स्थापित है। इसके बाद में देखिए, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान है, उसकी प्रकृति अगर देखी जाती है तो ये विज्ञानमय है, अर्थात इसके अंदर प्रयोग होते हैं, प्रेक्षण होते हैं, निष्कर्ष निकाले जाते हैं, और तत्पश्चात उसको व्यक्तियों के ऊपर लागू किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। अलग अलग अपन मनोविज्ञान की शाखाएं देखेंगे जिसके अंदर, और अपने को सैद्धांतिक शाखाएं अलग मिलेंगी, जो अप्लाइड जो ब्रांचेज हैं वो अलग मिलेंगी, अर्थात ये क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है। तो आगे अपन बात करते हैं, ये भी एक डेफिनेशन है जो कि वुडवर्थ के द्वारा ही दी गई थी। 2 अलग अलग डेफिनेशन है यहाँ पर। पहली परिभाषा है वो ये है कि आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, तत्पश्चात चेतना का त्याग किया और व्यवहार को अपनाए हुए है। उसके बाद में दूसरी परिभाषा देते हैं वुडवर्थ कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये कीवर्ड अपन पकड़ें, क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। ये वैज्ञानिक अध्ययन की बात है वो कौन करते हैं, वुडवर्थ ही करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं मन वैज्ञानिक हैं जो मनोवैज्ञानिक, वो क्या कहते हैं, ये करते हैं, मन है वो हमेशा क्या करता है, खोज करता है। ठीक है, तो अन्वेषण करता है। तो क्या परिभाषा दी, मन के द्वारा क्या परिभाषा दी गई, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। व्यवहार की वैज्ञानिक खोज, यह बात कौन करते हैं, मन। उसके बाद में बात आती है क्रो एंड क्रो। बहुत सी बार परिभाषाओं के रूप में क्रे एंड क्रो है वो आंसर मिलता है अपने को। यहाँ पर अपने को 2 कीवर्ड ध्यान में रखने हैं, क्रो एंड क्रो 2 बार, तो फिर 2 बार मानव, 2 बार क्या, मानव। मानव व्यवहार और मानव संबंधों, उनका अध्ययन किस में किया जाता है, मनोविज्ञान में किया जाता है। तो क्रो एंड क्रो मनोविज्ञान को किस रूप में परिभाषित करते हैं, वो कहते हैं कि मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान है। तो ये दोनों कीवर्ड, मानव व्यवहार, मानव संबंध, ये ध्यान में रखने हैं अपने को। इसके बाद में जो अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं मनोविज्ञान को परिभाषित करने के लिए, गैरिसन क्या कहते हैं, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। तो ये कीवर्ड गैरिसन, प्रत्यक्ष मानव व्यवहार। ठीक है, इसके बाद में बोरिंग और लैंगफेल्ड क्या कहते हैं, ये मानव प्रकृति की बात करते हैं। मनोविज्ञान है वो मानव प्रकृति का अध्ययन है। अब मानव प्रकृति, मानव व्यवहार, मानव का अनुभव, व्यवहार और जो समाज है उसके अंदर संबंध, ये सब बातें क्या करती हैं, एट लास्ट जो अपन ने लास्ट फॉर्म देखी मनोविज्ञान के सफर में व्यवहार के विज्ञान के रूप में, तो वही चीज़ें निकल के आती हैं। मानव प्रकृति का अध्ययन मतलब मानव व्यवहार का अध्ययन है, इनडायरेक्ट रूप से अगर देखा जाए। उसी शब्द को बदल करके यहाँ पर मानव प्रकृति के रूप में लिखा है, बाकी वही बात किसकी, व्यवहार की होती है, जो बोरिंग और लैंगफेल्ड करते हैं। इसके बाद में मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान, मनोविज्ञान के अंदर जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हुए हैं समय समय के ऊपर। हालांकि अपन मनोविज्ञान की अलग यूनिट्स पढ़ेंगे, उनके अंदर साथ साथ मनोविज्ञान शिक्षा, मनोविज्ञान के सिद्धांत वगैरह, विकास किस प्रकार से होता है, डेवलपमेंट के, सामाजिक विकास है, शारीरिक विकास है, बौद्धिक विकास है, मनोसामाजिक विकास है। तो उनके अंदर अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके योगदान और उनके सिद्धांत हैं वो अपन पढ़ेंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक, उनकी बात अपन यहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मनोविज्ञान के आदिजनक यानी कि पूर्व में, प्रारंभ में। तो प्रारंभ में देखिए वही बात जो आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं, उन्हीं में से एक अरस्तु जो आदिजनक माने जाते हैं। अब आदिजनक जो
प्रारंभ में जो जनक माने जाएंगे वही क्या होंगे, मूल जनक होंगे। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाता है मनोविज्ञान के आदि जनक कौन है या मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो फिर बात किसकी होगी, अरस्तु की होगी। उसके बाद में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की बात होती है तो विलियम वुंट। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। कई जगह विलियम जेम्स भी ये दिया हुआ होता है और कई लोग कहते हैं कि विलियम जेम्स सही होगा यहाँ पर, जबकि विलियम जेम्स है वो अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक हैं। ठीक है, विलियम वुंट ही यहाँ पर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, वो माने जाएंगे। कई बार आरपीएससी के एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है और वहाँ पर एट लास्ट जो आंसर सही करेक्ट माना गया वो विलियम वुंट माना गया है। इसके बाद में बात करते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। अब इसमें कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, देखो जो चीज़ प्रयोग करेगी वो क्या है, आधुनिक है, ऐसे कनेक्ट कर देंगे। जिस चीज़ में प्रयोग होंगे वो क्या है, आधुनिक है, मॉडर्न है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। अब अपने को कन्फ्यूज नहीं होना, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी कौन, विलियम वुंट। तो देखिए विलियम वुंट हैं वो चूंकि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं तो फिर क्या करेंगे, प्रयोगशाला स्थापित करेंगे। तो 1879 के अंदर जर्मनी में लिप्जिंग नामक स्थान के ऊपर और उन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करी, किसने, विलियम वुंट ने। इसके बाद में अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। तो देखिए ये ध्यान में रखें, अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक हैं वो कौन हैं, विलियम जेम्स हैं। आधुनिक मनोविज्ञान या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक पूछे जाते हैं तो विलियम वुंट। इसके बाद में पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत बार पूछी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई थी, विलियम जेम्स के द्वारा 1890 के अंदर। हालांकि जो सन हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक दो जो पूछे जाएंगे तो फिर इन्हीं में से जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे उन्हीं में से पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। बाकी तो देखो सन का कोई अंत नहीं है, कितने भी याद कर सकते हैं अपन। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा याद करेंगे तो फिर ना तो कम याद रहेंगे और ना फिर वो पूरे याद किए हुए याद रहेंगे, इसलिए लिमिटेड जो अपने को सन है वो याद करने हैं। इसके बाद में एक पुस्तक है व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद नामक पुस्तक, बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक है, वो जेबी वाटसन के द्वारा लिखी गई और ये 1924 के अंदर लिखी गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी, मनोविज्ञान में कुछ योगदान थे। हालांकि और बहुत से यहाँ पर अपन वैज्ञानिकों के नाम, मनोवैज्ञानिकों के नाम जोड़ सकते हैं, लेकिन वो नाम आगे आ जाएंगे, अपने मनोविज्ञान की जो अदर यूनिट्स हैं उनके अंदर शामिल हो जाएंगे, तो उनमें अपन बात करेंगे। इसके बाद में मनोविज्ञान की प्रकृति, मनोविज्ञान के जो कार्य क्षेत्र यानी कहाँ कहाँ के ऊपर ये योगदान देती है अपना, और कौन कौन सी इसकी ब्रांचेज हैं। तो चलिए बात करते हैं। मनोविज्ञान की प्रकृति विज्ञानमय है। ठीक है, तो विज्ञान के रूप में यानी ये प्रयोग करती है, जिसमें क्रमबद्धता यानी कार्य करने की, अध्ययन करने की, व्यक्ति के व्यवहार को समझने की, इसके विकास की क्या रही है, क्रमबद्धता रही है। प्रयोगात्मकता यानी कि हर चीज़ को किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी भी लिविंग जो बॉडी है उसके ऊपर प्रयोग करके देखती है कि किस प्रकार से यह आत्मा के रूप में, मन के रूप में, चेतना के रूप में, व्यवहार के रूप में किस प्रकार से अप्लाई की जा सकती है, इसका संपूर्ण अवलोकन करती है, निरीक्षण करती है, परीक्षण करती है। ये सभी घटनाएं हैं वो किस में शामिल होती हैं, मनोविज्ञान के अंदर शामिल होती हैं। अर्थात मनोविज्ञान की प्रकृति है वो क्या है, वैज्ञानिक है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो मनोविज्ञान जो है उसको मुख्य रूप से दो भागों के अंदर बांटा जा सकता है, यानी मनोविज्ञान के जितने भी ब्रांचेज हैं, जितने भी इसके कार्य क्षेत्र हैं, उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक सैद्धांतिक अथवा मुख्य रूप से सैद्धांतिक मनोविज्ञान जो है उसके रूप में इसको माना जा सकता है, सैद्धांतिक मनोविज्ञान। ठीक है, तो सैद्धांतिक मनोविज्ञान है उसके अंदर क्या होता है, मुख्य रूप से अपन नियमों की जानकारी लेते हैं, नियमों को स्थापित करते हैं, इनके अंदर केवल अध्ययन किया जाता है। यानी कि मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी नियम, किसी सिद्धांत का अध्ययन है, वो करने का कार्य, कोई प्रयोग करने का कार्य, वो किस में होगा, यानी कि नई खोज या नए अध्ययन से संबंधित जो शाखाएं होंगी वो सैद्धांतिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आएंगी। अब जो नए सिद्धांत, नए नियम जो स्थापित किए गए हैं उनको व्यवहार के अंदर किस प्रकार से अप्लाई किया जाए, मानव के ऊपर किस प्रकार से अप्लाई किया जाए, उनका अनुप्रयोग कैसे किया जा सकता है, काम में कैसे लिया जा सकता है, तो ऐसी ब्रांचेज जो हैं वो क्या हैं, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की हैं, अर्थात एप्लाइड साइकोलॉजी के अंतर्गत आएंगी। और ये थ्योरेटिकल जो साइकोलॉजी है उसके अंदर यानी कि सैद्धांतिक मनोविज्ञान में आएंगी। इन दो क्षेत्रों के अंदर इसको विभाजित किया जाता है, यानी दो भागों में विभाजित किया जाता है। इन दोनों ही
क्षेत्रों में मनोविज्ञान की अनेक शाखाएं हैं वो शामिल होती हैं। अर्थात इन दोनों क्षेत्रों के अंदर शामिल होने वाली अनेक शाखाएं हैं, जिसके अंदर अपन बाल विकास है यानी बाल मनोविज्ञान है, जो कानून विज्ञान है, या अपन कह सकते हैं प्रयोगात्मक विज्ञान है, विकासात्मक मनोविज्ञान है, ठीक है, औद्योगिक मनोविज्ञान है, अपराध मनोविज्ञान है, सामान्य मनोविज्ञान है, विशिष्ट अलग मनोविज्ञान है। तो ये सब चीज़ें हैं वो अलग अलग दोनों ही इन ग्रुप्स के अंदर हैं, वो डिवाइड की जाती हैं और उनकी स्टडी होती है। तो आगे की बात यानी कि इन दोनों क्षेत्रों के अंदर कौन कौन सी शाखाएं शामिल होती हैं और फिर मनोविज्ञान है वो किस प्रकार से किसी एक बालक के विकास के लिए अपना योगदान देती है, ये सभी चीज़ें हैं वो अपन अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो देख के ऊपर लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को शेयर करें अपने सभी ग्रुप्स के अंदर, ताकि चैनल और आगे बढ़ सके। आप अपना अमूल्य योगदान दें और लगातार बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।